हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम भूकंप अर्थक्वेक डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, डायरेक्ट लूसेंट की बुक से चल रहा है। उसमें आज जो है हम भूकंप तक पहुंचे हैं, तो इस लेक्चर में हम भूकंप डिस्कस करेंगे। तो आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए। तो भूकंप यानी क्या होता है? अर्थक्वेक, इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। तो भूकंप होता क्या है? सबसे पहले अगर भूकंप की डेफिनेशन की बात की जाए तो पृथ्वी पर भूकंप आने का प्रमुख कारण पृथ्वी में उपस्थित उसका आंतरिक बल है। पृथ्वी का आंतरिक बल के कारण भूकंप आता है। अगर इसे पूछा जाए, बोला जाए, तो ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम में आता है टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म अगर ये आपको पेपर में मिलता है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट याद रखना है। पृथ्वी पर भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? तो टेक्टोनिज्म यानी पृथ्वी का आंतरिक बल। तो ये याद रखना है, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण। तो ये याद रखना है एक क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए डायरेक्ट बुक से डिस्कस करते हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों के अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ भूकंप इज सिस्मोलॉजी। याद रखना है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को। यह याद रखना है। भूकंप 3 तरह के कंपन होते हैं। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। तो ये सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये आता है, भूकंप का अध्ययन क्या कहा जाता है? याद रखना है। और भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। एक होता है प्राथमिक तरंग, जिसे पी तरंग भी कहते हैं, प्राइमरी वेव, पी तरंग। एक होता है द्वितीय यानी एस तरंग, और तीसरा है सतही तरंग, सतही तरंग, या इसे एल तरंग भी कहा जाता है। तो 3 तरह की तरंग होती है। तीनों तरंगों को अपन देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बता दूं, जिससे आपको याद रखने में आसानी जाए। तो ये डायग्राम है कि डायग्राम को याद रखें, उससे थोड़ा सा आसानी जाएगी। ये भूकंप का एक डायग्राम बनाया गया है। देखिए सबसे पहले पृथ्वी के बीच में ये केंद्र हो गया। केंद्र से क्या, धरातल के जिस भाग पर भूकंप आता है उसे फोकस कहते हैं। फोकस यानी केंद्र, सेंटर भी इसे ही कहा गया है। याद रखना है, सेंटर हो गया, फोकस, केंद्र इसे ही कहा गया है। तो याद रखना है ये। तो ये धरातल में जिस भाग पर भूकंप आता है उसे फोकस कहते हैं। तो ये बीच वाला हो गया। इसी भाग से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप की उत्पत्ति इसी भाग से होती है। तो याद रखना, भूकंप की उत्पत्ति इसी भाग से होती है। अब इसके बाद बात करते हैं, एक होता है ये जो ऊपरी सतह होती है, जिसे ईपी सेंटर कहा जाता है। अभिकेंद्र, अभिकेंद्र या ईपी सेंटर। याद रखना है कहां पे होता है, ईपी सेंटर या अभिकेंद्र, ये वहां पे ये होता है ईपी सेंटर या अभिकेंद्र। धरातल के जिस भाग में भूकंप तरंगों का प्रभाव पड़ता है उसे ईपी सेंटर या अभिकेंद्री कहते हैं। धरातल के जिस भाग में भूकंप तरंगों का प्रभाव पड़ता है उसे ईपी सेंटर या अभिकेंद्र कहते हैं। इसका प्रभाव हमेशा फोकस के लंबवत होता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसका प्रभाव हमेशा फोकस के लंबवत होता है। ये इसका प्रभाव हमेशा फोकस के लंबवत होता है। और पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को अभिकेंद्र कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर कभी क्वेश्चन पेपर में आई तो पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को अभिकेंद्र कहते हैं। देखिए क्या बताया हमने, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को अभिकेंद्र कहते हैं। तो ये एसएससी में आया था एक बार, अभिकेंद्र किसे कहते हैं? तो याद रखना है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को अभिकेंद्र कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन ने क्या पढ़े थे कि भूकंप के 3 तरंग होती है, पी तरंग हो गया, एस तरंग और एल तरंग। तो देखो तीनों तरंग का मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, तो वहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पी तरंग की। ये पी तरंग है, पी तरंग की बात करते हैं। इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। याद रखना, प्राथमिक तरंग। यह तरंग पृथ्वी के आंतरिक भाग में गति करती है। पृथ्वी के अंदर गति करती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में गति करती है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से प्रभावित होती है, यानी प्रत्येक माध्यम से बहती है, प्रभावित होती है। तो याद रखना ये ठोस, द्रव और गैस प्रत्येक माध्यम से प्रभावित होती है। इस तरंग की गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ये याद रखना है। आया समझ में? यही चीज फिर से पढ़ेंगे अपन। और अगर क्वेश्चन आए ये यह सबसे कम
यह सबसे कम विनाशकारी होती है, याद रखना है, यह सबसे कम विनाशकारी होती है, सबसे कम विनाशकारी होती है पी तरंग, याद रखना है, ये पी तरंग से इतना ही। अब बात करते हैं अपन एस तरंग की। एस तरंग से देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी गति पी तरंग की अपेक्षा कम होती है, पी तरंग की अपेक्षा कम होती है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, देखो लिखा हूं मैंने 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रभावित होती है। यह तरंग सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में गति करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठोस का मतलब होता है सॉलिड, तो कभी देखो कैसे याद रखना है, एस से ठोस हो गया यानी एस से सॉलिड, तो एस तरंग जो है सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में, सिर्फ ठोस माध्यम में प्रभावित होती है और द्रव में लुप्त हो जाती है, द्रव माध्यम में गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसे जो है इस तरंग को अनुप्रस्थ, इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, याद रखना है, इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। तो ये एक एस तरंग भी आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं एल तरंग की। एल तरंग को लव तरंग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज एच.डी. लव नामक वैज्ञानिक ने की थी। एच.डी. लव नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, इसलिए इसे एल तरंग नाम दिया गया। इसकी गति सबसे कम होती है, इसकी सबसे कम है 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसकी गति सबसे कम है। यह तरंगे धरातल पर प्रभावित होती है, इस कारण यह सबसे विनाशकारी होती है, याद रखना है, यह धरातल में प्रभावित होती है और इस कारण यह सबसे विनाशकारी तरंग पूछा जाएगा, एल तरंग है। इसे धरातीय या लंबी तरंग के नाम से भी जाना जाता है। धरातल पर सबसे केंद्र में पहुंचती है, धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती है, ये धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती है, याद रखना है, धरातल में यानी ऊपर साइड में सबसे अंत में पहुंचती है। और सबसे पहले कौन सी पहुंचती करके आएगा, तो पी, याद रखें, आपको समझ में आ गया। देखो ये पी जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से प्रभावित हो सकती है, यानी प्रत्येक माध्यम से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद एस, केवल एस से याद रखना है सॉलिड सिर्फ ठोस में बह सकती है, द्रव में लुप्त हो जाती है, 4 किलोमीटर है इसकी रफ्तार। और ये है ये कि 1.5 से 3 किलोमीटर, ये ठोस, द्रव और गैस में तीनों माध्यम में जाती है। ये भी ये नीचे वाले बीच वाले को क्या कहते हैं, फोकस सेंटर केंद्र, ये ऊपर वाला हो गया ईपी सेंटर। इसके बाद अब चलते हैं अपन बुक में और बुक से देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखिए प्राथमिक तरंग है पी तरंग, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। मैंने बताया था अभी डायग्राम के थ्रू, प्रत्येक माध्यम यानी तीनों माध्यम। कौन से तीनों, ठोस, द्रव और गैस। द्रव की जगह तरल भी आ सकता है। इसकी औसत चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह सभी तरंग से अधिक होती है, यह सभी तरंगों से अधिक होती है इसकी गति, जिसमें यह तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। तो सबसे पहले पहुंचने वाली कौन सी पूछेगा, तो पी तरंग है, याद रखना है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों को अपना नया मार्ग ना तो दर होता है, इनका खुद का मार्ग होता है, ना तो दर होता है। तो पी तरंग समझ में आ गया, डायग्राम के हिसाब से भी देख लिए हैं, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय अथवा एस तरंग, सेकेंडरी वेव बोलते हैं इसको, एस तरंग को। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। तो इसे जो है अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कौन सी को क्या बोलते हैं, कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम में, मैंने बताया था एस से सॉलिड ले लो, और ठोस, एस तरंग केवल ठोस माध्यम में गुजरती है और लुप्त हो जाती है, द्रव में लुप्त हो जाती है, बताया था द्रव में लुप्त हो जाती है। तो ये याद रखना है, इसकी 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है इसकी चाल, वेग, वेलोसिटी। अब सतही या एल तरंग की बात करते हैं, सरफेस या एल वेव। इन्हें धरातीय या लंबी तरंग के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लव नामक वैज्ञानिक ने की थी, एच.डी. लव नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव है, रे लाइट वेव। ये तरंग मुख्यतः धरातल की एक सीमित रहती है, यह ठोस, तरल और तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर तक है। सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है, तो याद रखना है
ये जो है एल, ये अत्यधिक विनाशकारी पूछेगा तो एल, और कम बोला तो पी तरंग, है ना। तो यहाँ से सब याद रखना, ये इनकी किलोमीटर की परीक्षा में आते हैं और कहाँ कहाँ से गुजरती है। उसके बाद देखिए कुछ फैक्ट दिए हैं, उसको समझ लेते हैं। भूकंपी तरंगों को सीस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। नापा किससे जाता है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कई बार आया, आगे भी आते रहेगा। तो किससे? सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से नापा जाता है। सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से नापा जाता है। इसके व्यवहार के संबंध में निम्न तत्व को निकाले गए हैं। तो निम्न तत्व निकाले गए हैं, तथ्य निकाले गए हैं। तो तथ्य देख लेते हैं। ये जो एक एक पॉइंट और एक एक लाइन दिए हुए हैं, इसको समझना है। सभी भूकंपी तरंगों का वेग यानी वेलोसिटी, सभी भूकंपी तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा ही ना, जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा रहेगा वहां से ज्यादा वेलोसिटी से भागेगा ना, जाएगा ना। तो ये तो बहुत सही बात है। ये सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में बढ़ेगा। घनत्व ज्यादा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तथा कम घनत्व वाले पदार्थ को गुजरने में घट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं, कभी याद रखना है। कम घनत्व वाले पदार्थ से तरंगे गुजरेगी तो उसका जो है वेग जो है घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती है। केवल प्राथमिक तरंग पी तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां उसका वेग कम हो जाता है। लेकिन बीच में जाने के बाद उसका वेग कम हो जाता है। उसके बाद है गौण तरंगे द्रव पदार्थ में नहीं गुजर सकती। यानी अपन ने एस तरंग पढ़े थे, याद करें एस तरंग पढ़े थे, केवल ठोस से गुजर सकती है, ना ही द्रव से। तो वही है। एल तरंग केवल धरातल के पास ही चलती है। तो धरातल के पास चलती है एल तरंग, और सबसे विनाशकारी होती है। विभिन्न माध्यम से गुजरने समय ये तरंग परावर्तित और अपरावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित और अपरिवर्तित हो जाती है तरंगे। जब भी किसी चीज से टकराती है तो परावर्तित भी होती है और अपरावर्तित भी हो जाती है। तो ये बताया गया, इसमें समझने वाली बात है। उसके बाद बात करते हैं अपन जो डायग्राम में देखे थे, केंद्र इसे फोकस सेंटर भी कहा गया था। और अभी केंद्र को भी देख लेते हैं, ईपी सेंटर क्या है। देखिए अब बात कर लेते हैं केंद्र की। तो मैंने केंद्र फोकस सेंटर बता दिया आपको, उसी को कहते हैं फोकस या सेंटर। भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। जहां से भूकंप का उद्भव होता है उसके स्थान को केंद्र कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट PSL 3 प्रकार की तरंग पहुंचती है। पृथ्वी के भीतर भागों में यह तरंग अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप केंद्र के धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंग पहुंचती है। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर S तरंग लुप्त हो जाती है। S तरंग लुप्त हो जाती है, मैंने बताया था केवल सॉलिड में ही जाती है, ठोस में ही। और P तरंग अपरावर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र या शैडो जोन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र या शैडो जोन भी कहा जाता है, याद रखना है ये। तो केंद्र आपको समझ में आ गया। तो शुरू में भी मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था। अब बात करते हैं अपन अभिकेंद्र की, जिसे ईपी सेंटर कहा जाता है। ईपी सेंटर, तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु का भूकंप का अभिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप का अभिकेंद्र कहा जाता है। ये डेफिनेशन याद रखना है, SSC 2015 में आई थी ये। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर बिंदु को भूकंप का अभिकेंद्र कहा जाता है। तो ये याद रखना है। ये मैंने शायद आपको डायग्राम के टाइम पे ही बोल के बताया था। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को अभिकेंद्र कहा जाता है। अतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। सुनामी से आप परिचित होंगे। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब लहरों का स्थल में आ जाना, ये होता है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंप तरंग की तीव्रता नापी जाती है। देखो, भूकंप तरंगों की तीव्रता नापी जाती है, उसे भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ कहते हैं। तो ये भी 3 होते हैं, 3 स्केल है जिससे नापते हैं। एक होता है राशि स्केल, दूसरा है मरकेली स्केल, और तीसरा है रिएक्टर स्केल। जिससे रिएक्टर स्केल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं अपन क्या है रिएक्टर स्केल। देखो, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा नापने वाला रिएक्टर स्केल है, जिसका विकास
एक वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में किया गया। 1935 में किया गया। इसके मैपाने पे रिएक्टर में 1 से 9 तक अंक होते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था एक बार। 1 से 9 तक अंक होते हैं। रिएक्टर स्केल प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप और 6.2 की तीव्रता का अर्थ होता है शक्तिशाली भूकंप। तो ये शक्तिशाली भूकंप यानी अपने यहाँ जैसे जब भी इतना आया तो शक्तिशाली भूकंप है। 2 तो झटका लगा, झटके महसूस हुए, आपने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ में आप बताता है जब। तो रिएक्टर स्केल से भी आपको समझ में आया इसकी खोज किसने की थी, याद रखें। इसमें 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो रिएक्टर स्केल से भी आपको समझ में आ गया। इसके अलावा भूकंप से और कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नोट देखते हैं एक, और एक नोट और एक इमेज देखते हैं, उसके थ्रू आपको बताता हूँ। देखो और भूकंप से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भूकंप के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया, ये समझे अपन भूकंप के बारे में। अब साधारण भाषा में भूकंप को समझ लेते हैं एक बार। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन या वाइब्रेशन। पृथ्वी का कंपन या वाइब्रेशन होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, तो आप जानते हैं इसके बारे में। तो भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसके ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है, जो कभी सभी दिशाओं में विस्तृत होकर भूकंप उत्पन्न करती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप उत्पन्न करती है। ये समझ में आ गया होगा आपको साधारण भाषा में। भूकंप आने के प्रमुख कारण क्या है, तो देखो भूकंप आने के प्रमुख कारण है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी आ सकता है, हिमखंडों के खिसकने से भी आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है पृथ्वी की प्लेटों में असंतुलन से। पृथ्वी में प्लेटें हैं अंदर, उसके असंतुलन से भी आ सकती है, यानी पृथ्वी के प्लेटों में खिसकने या टकराव के कारण भी आ सकती है, जिसे टेक्टोनिज्म कहा जाता है। तो ये आया था एक बार क्वेश्चन, याद रखना। टेक्टोनिज्म यानी क्या होता है, भूकंप का प्रमुख कारण क्या है करके पूछा था, ऑप्शन में टेक्टोनिज्म था, तो याद रखना है। सुनामी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह जापानी भाषा का शब्द है, ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है तट पे आने वाली समुद्री लहरें। समुद्र के अंदर जमीन खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण महासागर में उत्पन्न होती है कौन सी, क्या उत्पन्न होती है, सुनामी। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का प्रमुख कारण हो सकता है। तो एक कारण याद रखना है सुनामी का, यह आपको कारण याद रखना है। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से देखिए 2-3 नोट, मैं आपको 2-3 नोट बताता हूँ इंपॉर्टेंट वाले, इसको ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। नोट सुनिए। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कौन सी गैस, रेडान, याद रखना है। ये रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, आरएन, रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, आता है क्वेश्चन ये, रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है भूकंप के दौरान। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आते हैं, भारत का सर्वाधिक भूकंपी प्रभावित क्षेत्र कौन सा करके पूछा जाएगा। कभी तो भारत का पूछा जाएगा तो हिमालय क्षेत्र है, और पृथ्वी में कौन सा बेल्ट ऐसा है या पेटी ऐसी है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी, जहां सर्वाधिक भूकंप आते हैं। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बस इतने ही याद रखना है, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपको 2-3 चीज़ जो मैंने बताया। तो आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर में हमने भूकंप डिस्कस किए थे, यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो फिर हम मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके आगे का जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं। नमस्ते।